नमस्कार दोस्तों, मैं ललित माटोलिया आपका ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत करता हूं। आज अपन नए क्वेश्चंस के साथ में पार्ट 2 एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास में ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड देन कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ में। जितने ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए अच्छे से क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पर मेन फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट करा है और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया a=4 और b=3। तो जो मेरा वेरिएबल है वो किससे डिक्लेयर है? a=4, इसको आपने 4 से असाइन करा है, और जो दूसरा वेरिएबल है b, उसको मैंने यहाँ पर 3 से असाइन करा है। a=4 एंड b=3। उसके बाद में कुछ वेरिएबल्स लिए C, D, E, F और देन G, जिसमें 4 वेरिएबल्स है C, D, E, F, वो मेरे इंटीजर टाइप के, और जो F वेरिएबल है वो मेरा किस टाइप का है? फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। जो ऑपरेशन है वो किस टाइप की है? अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करना होगा। ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल होता है। जो भी आपके पास में ऑपरेंड के ऊपर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए अपन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर्स और मॉडुलस ऑपरेटर। जो प्लस ऑपरेटर होता है उसे अपन एडिशन से रिप्रेजेंट करते हैं। माइनस ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। देन मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करेंगे। देन डिवाइड फॉर डिवीजन एंड मॉडुलस फॉर रिमाइंडर। वैसे अपन मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरे 5 ऑपरेटर्स हैं, वो अपन यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। गुड इवनिंग आलोक सिंह, गुड इवनिंग वंशिका। ओके, तो यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर और रिमाइंडर ऑपरेटर है, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर काम में आते हैं। तो यहां पर अपन ने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं। जैसे सी मेरा एक वेरिएबल है, उसमें अपन ने ऑपरेशन परफॉर्म करी a+b। तो a+b मेरा क्या है? a+b जो है a और b है वो आपके पास में ऑपरेंड है, और प्लस मेरा ऑपरेटर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? जो मेरा c वेरिएबल है उस c वेरिएबल में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। ओके, तो यहां पर लिखेंगे c=a + b। a की वैल्यू क्या है मेरे पास में? 4, और b की वैल्यू मेरे पास में है 3। तो 4 + 3 होके कितना होगा? 7। तो जो मेरा c वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर होगा? 7 स्टोर होगा। इसी टाइप से जो मेरा d वेरिएबल है, उस d वेरिएबल में मैंने माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करी है, सब्ट्रैक्ट करना है मुझे। तो 4 में से आप 3 को लेस करेंगे तो यहां पर रिजल्ट कितना आएगा? 1 आएगा। 4 में से आपने 3 को लेस करा, सब्ट्रैक्ट करा, तो उसका रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया। जो मेरा e वेरिएबल है उसमें मुझे मल्टीप्लाई ऑपरेशन करना है, तो a × b मुझे परफॉर्म करना है। तो 4 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा रिजल्ट यहां पर क्या मिला? 12 मिल गया। और जो मेरा f वेरिएबल है वो रिमाइंडर, मॉडुलस निकालने के लिए काम में आता है। तो f वेरिएबल की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो 4 मॉडुलस / 3, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1 बचा। यानी 1 टाइम डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसी टाइप से जो g वेरिएबल है, उस g वेरिएबल में वैल्यू क्या मिलेगी? 4 के अंदर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। क्योंकि यहां पर एक छोटा सा फॉर्मूला काम आता है। जब भी आप डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक रूल आपको ध्यान में रखना है। रूल क्या है वो मैं यहां लिख देता हूं। रूल फॉर डिवीजन
अगर मैं यहाँ पर इंटीजर जो मेरा नंबर है उसके अंदर मैं इंटीजर का डिवाइड करता हूं तो मेरा रिजल्ट किस में आएगा दोस्तों, इंटीजर में आएगा। देन दूसरा केस में ले रहा हूं यहां पर इंटीजर के अंदर अगर आप फ्लोट का डिवाइड करते हैं तो मेरा रिजल्ट किस में मिलेगा, फ्लोट के अंदर मिलेगा। थर्ड केस लेते हैं अपन, फ्लोट के अंदर अगर मैं इंटीजर का डिवाइड करता हूं, फ्लोट डिवाइडेड बाय इंटीजर, तो मुझे रिजल्ट किस में मिलेगा, फ्लोट के अंदर मिलेगा। और फोर्थ केस बनता है मेरा फ्लोट डिवाइडेड बाय फ्लोट, तो यहां पर मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, फ्लोट के अंदर मिलेगा। ये चार केसेस हैं। तो यहां पर आप देखिए कि जो मेरा ए वेरिएबल है वो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, बी वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप के, दोनों वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। तो मैंने यहां पर क्या किया, 4 डिवाइडेड बाई 3 करा, तो डिवीजन का जो रिजल्ट है वो मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन इस रिजल्ट को मैंने किस में स्टोर करा है, जी, जो कि मेरा फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। तो जी का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, क्योंकि मैंने यहां पर इसको परसेंटेज एफ से प्रिंट करा है। परसेंटेज एफ किसके लिए होता है, फ्लोटिंग के लिए होता है। तो फ्लोट वैल्यू अगर आपको प्रिंट करना है तो परसेंटेज एफ का यूज करते हैं। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1.000000, यानी 6 टाइम 0 प्रिंट होगा डॉट के बाद में, क्योंकि परसेंटेज एफ है, उसकी जो वैल्यू होती है 1 आपने लिखा, क्योंकि वो डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है रिजल्ट, और उसके बाद में आपको क्या करना है, 6 टाइम 0 प्लेस करना है। बाकी सारे रिजल्ट आप देखते हैं वो किस में लिखे हुए हैं, परसेंटेज डी के अंदर लिखे हुए हैं। परसेंटेज डी किस लिए यूज होता है, इंटीजर की वैल्यू प्रिंट करने के लिए अपन यहां पर परसेंटेज डी का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहां पर आंसर की बात करूं तो जैसा मैंने यहां पर लिखा है उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर कौन सा यहां पर आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। सी की जो वैल्यू मेरी 7 आ रही है, डी की वैल्यू 1 आ रही है, ई की वैल्यू 12 है, एफ की वैल्यू 1 है, और जो जी है उसकी वैल्यू मेरे पास में 1.000000 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा करेक्ट आंसर है इसके अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर अपन ने सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करी है। अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आपके पास में प्लस ऑपरेटर होता है जो एडिशन करने के लिए काम में आता है, माइनस ऑपरेटर है वो सब्ट्रैक्शन के लिए काम में आता है, मल्टीप्लाई ऑपरेटर मल्टीप्लीकेशन के लिए काम में आएगा, डिवाइड ऑपरेटर डिवीजन के लिए काम में आएगा, और रिमाइंडर ऑपरेटर मॉडुलस ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए काम में आएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन अपन ने यहां पर लिया है जिसमें सारी की सारी ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म कर ली है। ठीक है, तो नेक्स्ट, गुड इवनिंग चीकू शर्मा। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली यहां पर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने यहां पर यूज कर रहे हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स में अपन यहां पर यूज कर रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल जो ऑपरेटर है वो आपके पास में 6 ऑपरेटर्स होते हैं, लेस देन, दैट इज लेस देन। एक है मेरे पास में ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, देन नेक्स्ट है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। उसके बाद में आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैंने यहां पर लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू। उसके बाद में अपन यूज कर रहे हैं इक्वल इक्वल, इक्वल इक्वल टू, तो इक्वल इक्वल टू। और नेक्स्ट आपके पास में नॉट इक्वल टू, तो यहां पर मैं लिख दिया नॉट इक्वल टू। तो ये आपके पास में 6 ऑपरेटर्स हैं जो कंपैरिजन करने के लिए काम में आता है। पहला, गुड इवनिंग चिकू, गुड इवनिंग। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो बेसिकली आपके पास में 2 ऑपरेंड के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, 2 ऑपरेंड का मतलब है कि यहां पर इसे अपन कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें मुझे 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये बाइनरी टाइप के अंदर आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, रिलेशनल जो ऑपरेटर होता है, पहला रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, 2 वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करने के लिए काम में आता है। मान लीजिए कि मेरे पास में 2 पर्सन की एज है, उन दोनों पर्सन की एज को कंपेयर करना है,
तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मुझे लेस देन करना होगा, या फिर मैं चेक कर सकता हूँ ग्रेटर देन है, या लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर इक्वल इक्वल है, या नॉट इक्वल टू है। तो ये टोटल आपके पास में क्या है, 6 टाइप के रिलेशनल ऑपरेटर्स यहां पर मिल रहे हैं। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तब तो 1 आएगा, कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट और जो आउटपुट होगा वो 0 या 1 की फॉर्म में आपको मिलेगा। ट्रू होने पे 1 मिलता है और फॉल्स होने पे 0 मिलेगा। तो मेरे पास में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन को आप देखिए, जो मेरा ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने यहां पर रख रखी है 10, और जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैंने यहां पर रख रखी है 20। ए मेरा 10 है और बी मेरा 20 है। अब जो सी डी ई एफ जी एच, उसमें मैंने क्या करा है, टोटल ये जो 6 ऑपरेशन यहां पर लिखी है रिलेशनल ऑपरेटर के लिए, वो ऑपरेशन अपन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने यहां पर लिखा सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या है 10, क्या छोटा है क्या 20 से, हाँ, तो सी का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा मेरे पास में 1 आएगा। वेरिएबल है उसमें मैंने क्या लिखा 10, क्या ग्रेटर देन है क्या 20 से, क्या 10 है, तो उस केस फिर उसके बाद में अपन आते हैं ई पे। ई में क्या लिख रखा है अपन ने 10, क्या लेस देन इक्वल टू 20 है क्या, तो यहां पर लेस देन और इक्वल टू है, उसमें से कोई एक सिंगल ऑपरेटर वो काम में आता है, या तो वो लेस देन होगा या इक्वल होगा। अगर लेस देन है तब भी मेरा रिजल्ट 1 आएगा, और अगर इक्वल है तो भी मेरा रिजल्ट 1 आएगा। तो 10 लेस देन इक्वल टू 20, तो यहां पर मेरी कंडीशन जो मिल रही है वो क्या मिल रही है, लेस देन की मिल रही है। तो 10 यस छोटा है, तो उस केस में मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो मेरा एफ वेरिएबल है उसमें मैंने क्या लिखा हुआ है 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है क्या, तो ग्रेटर देन नहीं है और इक्वल टू भी नहीं है, तो उस केस में मेरा रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। फिर उसके बाद में अपन आते हैं जी पे। जी में क्या लिखा हुआ अपन ने 10, क्या इक्वल इक्वल है क्या 20, तो 10 इक्वल इक्वल 20 नहीं है, तो रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद में जो मेरा एच वेरिएबल है अपन ने क्या लिखा हुआ है 10 नॉट इक्वल टू 20, तो यहां पर जो नॉट इक्वल टू वो एक साथ चलेगा, ऐसे नहीं है कि नॉट को आप अलग चलाओ इक्वल टू को आप अलग से सोल्व करो, बट यहां पर ये जो दो ऑपरेटर है लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें आइदर का केस चलता है। आइदर का मतलब या तो वो लेस देन होगा या फिर इक्वल टू होगा, दोनों में से कोई भी होता है तो रिजल्ट मेरा 1 आएगा। ट्रू होता है तो 1 आएगा, फॉल्स होता है तो 0 आएगा। 10 नॉट इक्वल टू 20, 10 नॉट इक्वल टू 20, तो 10 नॉट इक्वल टू 20 है यस, तो रिजल्ट कितना आ गया, 1 आ गया। तो सी की वैल्यू डी ई एफ जी एच, ये वैल्यू आप चेक करिए आपके आंसर में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखते हैं अपन 1 0 1 0 0 1, ऑप्शन नंबर बी है वो मेरा करेक्ट आ रहा है। पहलाद आपको समझ में आया, चीकू कंफर्मेशन दीजिए आप, विशाखा, अशोक, अगर सबको समझ में आ रहा है तो मैं आगे मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिंपल अपन ने यहां पर कंपैरिजन करा है दो वैल्यू के बीच में, जो कि मेरी ए है और देन बी है। ए मेरा एक इंटीजर नंबर है, बी भी मेरा एक इंटीजर नंबर है, और दोनों के बीच में अपन ने इस तरह से कंपैरिजन करके और देन उसको सोल्व करा है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने आंसर को मार्क करा है कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। आप जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, ओके, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो बेसिकली आपके पास में देख रहे हैं डबल एंड एक ऑपरेटर है, डबल एंड ऑपरेटर है, डबल और ऑपरेटर आपको दिख रहा है यहां पर, और एक नेगेशन साइन दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो जो आपके पास में डबल एंड ऑपरेटर, डबल पाइप साइन और देन नेगेशन साइन है, वो बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है। सी के टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए मुझे ट्रूथ टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो पहला ऑपरेटर है उसे अपन कहते हैं लॉजिकल एंड, एनडी। इसको डबल M% साइन से अपन इंडिकेट करते हैं। ओके, इनपुट लेंगे यहां पर
मेरे पास में जो इनपुट होगा, एक इनपुट होगा ए और एक इनपुट होगा बी। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए एज ए इनपुट और बी मेरा दूसरा इनपुट है। तो यहाँ पर लिखा y इज इक्वल टू ए डबल एंड बी। तो a एंड b की जगह आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे आप 0 0 देन 0 1 देन 1 0 देन 1 1। एंड के केस में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू मेरी 1 मिलती है तभी मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एंड के केस में जब दोनों वैल्यू मुझे 1 मिलती है तभी रिजल्ट मुझे 1 मिलेगा, अदरवाइज दोस्तों यहां पर 0 मिलेगा। तो एंड के लिए सिंपल सी कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर मेरा ए और बी का जो रिजल्ट है, ए और बी का जो इनपुट है वो अगर मुझे 1 मिलता है तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब होता है फॉल्स। तो ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। लॉजिकल OR, जिसको अपन ने डबल पाइप साइन से आउटपुट आएगा और फिर उसको अपन क्वेश्चन के अंदर पुट करके और देन सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेरा इनपुट क्या है ए, देन दूसरा इनपुट क्या है बी, एंड y इज इक्वल टू ए और b। तो यहाँ पर भी सेम पुट कर देते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। और के केस में क्या होता है, अगर मुझे एक भी इनपुट 1 मिल गया, एक भी इनपुट अगर 1 मिलता है तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 जो केसेस है वहां पर 1 आएगा, वहां पर क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों में चेक करिए, एंड के केस में जब दोनों 1 होते हैं तब रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज 0 रहेगा। और के केस में अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू 1 मिल गई तो मेरा आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, नाउ थर्ड केस लेते हैं अपन, लॉजिकल नॉट। थर्ड केस क्या है, लॉजिकल नॉट। लॉजिकल नॉट को अपन नेगेशन साइन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, सिंगल इनपुट होगा, सिंगल इनपुट। तो मैंने यहां पर इनपुट लिखा ए और इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू नेगेशन ऑफ ए। तो अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं, 1 लिखता हूं, तो 0 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 1, और 1 का रिवर्स कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं लॉजिकल नॉट को। लॉजिकल नॉट में आपको केवल सिंगल ऑपरेंड की आवश्यकता पड़ रही है, यहां पर केवल सिंगल ऑपरेंड। तो जब सिंगल ऑपरेंड होता है तो उसे अपन यूनरी ऑपरेटर कहते हैं, और जहां पर आपको 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है उसे अपन बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। तो लॉजिकल एंड और लॉजिकल और है वो बाइनरी ऑपरेटर टाइप का है, और जो नेगेशन वाला सिंबल है वो क्या है, यूनरी टाइप का ऑपरेटर है। तो इस तरह से आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर सिंगल ऑपरेंड पे मैं ऑपरेटर अप्लाई करता हूं तो वो यूनरी कहलाता है, और अगर मुझे 2 ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट तो उस केस में उसे अपन क्या कहते हैं, बाइनरी केस कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ट्रू टेबल अपन को ध्यान रखनी है। एक छोटा सा रूल और ध्यान रखना है आपको। रूल क्या है कि एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज ट्रीटेड एज नॉन जीरो, नॉन जीरो कहते हैं उसे। और नॉन जीरो के लिए सी में अपन इसको लिखते हैं ट्रू, और ट्रू को आप क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, अब एनी पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है चाहे मैं 100 लिखूं, चाहे मैं 200 लिखूं, चाहे मैं -100 लिखता हूं, चाहे -500 लिखता हूं, उसकी जगह हमेशा आप 1 लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के केस में। देखिए, तो मेरा क्वेश्चन क्या है, ए की जो वैल्यू मेरी 10 है, फिर मैंने $M% सिंबल लगा रखा है, फिर बी की वैल्यू रखी है 0। तो दोस्तों यहां पर देखिए, अगर मैं 10 को लिखता हूं 1, क्योंकि 10 मेरा क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। 10 मेरा क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। उस नॉन जीरो वैल्यू को अपन ने 1 प्लेस कर दिया, एंड देन 0। तो 1 एंड 0 आप करते हैं तो ये वाला केस मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। 1 और एंड 0, 1 एंड 0 कितना हो गया, 0। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या मिल गया, मुझे 0 मिल गया, और सी की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में, 0 हो गई। ठीक है, यहां पर ये वाला रूल काम आएगा। एनी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को आप क्या कहते हैं, नॉन जीरो कहते हैं। नॉन जीरो की मतलब होती है कंडीशन आपकी ट्रू होती है, और ट्रू के लिए मुझे 1 लिखना होता है। 0 के लिए क्या होता है, फॉल्स होता है।
तो वो आप डायरेक्टली समझ सकते हैं, 0 का मतलब फॉल्स होगा। तो यहाँ पर जो सी का रिजल्ट है वो कितना आ गया, 0 आ गया। ए की वैल्यू क्या है, 10, जो कि नॉन जीरो टाइप की है। फिर और ऑपरेटर लगाया, फिर उसके अंदर बी की वैल्यू रखी, दैट इज 0। ठीक है, तो 10 को मैंने लिख दिया 1, इस 10 को क्या लिखना पड़ेगा 1, क्योंकि नॉन जीरो है, नॉन जीरो को मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, और 0, तो 1 और 0 कितना हो गया 1 हो गया। 1 और 0 यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड वाला केस है, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। ई जो वेरिएबल है उसमें मुझे क्या करना है, नेगेशन ऑफ सी करना है। सी का रिजल्ट मेरे पास में कितना आया 0 आया, उस 0 को मुझे नेगेशन करना है, 0 का नेगेशन करना है। तो दोस्तों 0 का नेगेशन कितना होता है 1 होता है, तो ई का जो रिजल्ट है वो कितना आ गया 1 आ गया। डी का रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। सी का रिजल्ट कितना आ गया 0 आ गया। तो आंसर नंबर 0 1 1 ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। ठीक है, पहला सर ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है, ऑफलाइन क्लास अपने त्रिवेणी नगर है, गोपालपुरा पे। ठीक है, वहां पर उन्नति क्लासेज है, तो वहां पर होगा पहला। तो थर्ड का ऑप्शन क्या हो गया ए, थर्ड का ऑप्शन क्या है ए। समझ में आया होगा आप सभी को। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया किस तरह से आपका कोड एग्जीक्यूट होता है, और यहां पर अपन ने कंसेप्ट भी लिया है, प्रोग्राम भी लिया है, और देन उसका आउटपुट भी अपन ने निकाला है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर पे काम करते हैं। तो एनी पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इज ट्रीटेड एज नॉन जीरो, और नॉन जीरो को अपन क्या लेते हैं ट्रू, और ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, और 1 का मतलब कंडीशन ट्रू। ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपके पास में एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। इक्वल साइन का मतलब क्या होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहां पर मैंने एक तो लिखा है ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या लिखा है 10 20 30 40 50, और जो दूसरा वेरिएबल लिखा है बी उसमें मैं लिखा है 10 20 30 40 50। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि जब मैं ब्रैकेट का यूज करता हूं तो जो मेरी लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, लास्ट वाली वैल्यू उसको अपन ए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 50। अगर आपको कोमा सेपरेटेड वैल्यू मिलती है ब्रैकेट के अंदर तो मुझे क्या करना है, लास्ट वाली वैल्यू को पिक करना है। और अगर मैंने ब्रैकेट नहीं लगा रखा है तो उस केस में जो मेरी फर्स्ट वैल्यू है वो किस में आएगी, बी के अंदर आएगी। फर्स्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 है, और ए के अंदर लास्ट वैल्यू कितनी है 50। दोनों की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो दोस्तों ए की वैल्यू कितनी आ गई 50, बी की वैल्यू कितनी है 10। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि ए की वैल्यू 50 जो लास्ट वैल्यू होगी वो आएगी, और बी की वैल्यू क्या होगी जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी 10। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बेसिकली आपके पास में बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड है, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, अब यहां पर 3 केस मैंने लिए हैं। किस टाइप के ऑपरेटर ये बिटवाइज ऑपरेटर है दोस्तों, यहां पर बिटवाइज ऑपरेटर्स, और बिटवाइज का मतलब है जो बाइनरीज के ऊपर वर्क करता है, बाइनरीज के ऊपर वर्क करता है। क्योंकि नंबर सिस्टम के अंदर बाइनरी का मतलब क्या होता है, जो 2 बिट्स के लिए काम में आता है। आवाज नहीं आ रही आशीष, आशीष कंफर्मेशन दीजिए, आवाज आ रही है मेरी साफ आशीष। तो बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, सबसे पहला ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड। टेबल आपके पास में जैसे लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं वैसे ही अपन बिटवाइज ऑपरेटर का यूज करेंगे। बट यहां पर मुझे क्या करना होगा, जो नंबर दे रखा है उस नंबर को मुझे सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में जो मेरी ऑपरेशन परफॉर्म होगी वो ऑपरेशन अपन परफॉर्म करेंगे। ओके ग्रेट। सो बिटवाइज एंड के अंदर मैं सिंगल %, साइन का यूज करता हूं, जबकि लॉजिकल एंड के अंदर साइन का यूज करना पड़ेगा।
ओके, सो बिटवाइज एंड के अंदर क्या होगा, मैंने एक इनपुट लिखा ए, मैंने इनपुट लिखा ए और एक इनपुट लिखा बी, दो इनपुट है मेरे पास में। ओके, देन यहां पर मैं लिख रहा हूं y इज इक्वल टू ए एंड बी। अभी सही आ रही आवाज आशीष? ए की वैल्यू क्या है 0, बी की वैल्यू क्या है 0, 0 एंड देन 1, 1 एंड 0 एंड 1 एंड 1। तो यहां पर रूल आपका जैसे लॉजिकल पे आप अप्लाई कर रहे हैं वैसे सेम आपकी टेबल क्रिएट होगी बिटवाइज एंड के लिए भी, कि जब दोनों वैल्यू मेरी 1 होती है तभी मेरा रिजल्ट 1 आएगा, अदरवाइज मेरा रिजल्ट कितना होगा दोस्तों, यहां पर 0 होगा। बिटवाइज एंड के केस में क्या होता है, जब दोनों वैल्यू 1 होती है तभी मेरा रिजल्ट 1 आता है, अदरवाइज 0 होगा। दूसरी टेबल क्रिएट करते हैं, वो क्या है, बिटवाइज और, जिसको अपन सिंगल पाइप साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना है, फिर से ट्रुथ टेबल क्रिएट करना है। देन इनपुट लिखेंगे आप यहां पर ए, देन 1 0 1। और के केस में क्या होता है, कोई भी एक इनपुट मुझे 1 मिलता है तो मेरा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 होगा। वो जो मेरा थर्ड केस है जिसे अपन कहेंगे बिटवाइज एक्सोर, वापिस ए एंड देन बी, तो मैंने एक इनपुट लिखा ए और जो दूसरा इनपुट है वो मेरा क्या है बी, एंड y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। एक्सोर के अंदर क्या होता है, जब दोनों इनपुट आपके सेम होते हैं, दोनों इनपुट सेम होते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। जब दोनों इनपुट सेम होंगे तो दोस्तों रिजल्ट कितना आएगा, 0, अदरवाइज रिजल्ट कितना होगा, 1 होगा। तो ये तीन जो टेबल मैंने यहां पर बनाई है उसे अपन कहते हैं ट्रुथ टेबल। ओके, इस ट्रुथ टेबल के अंदर बिटवाइज एंड को मैं रिपीट कर रहा हूं, बिटवाइज एंड के अंदर क्या होता है, जब दोनों वैल्यू 1 होती है तब मेरा रिजल्ट 1 आता है। बिटवाइज और के केस में अगर मुझे कोई भी एक इनपुट 1 मिल गया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। और बिटवाइज एक्सोर के केस में क्या होता है, जब दोनों इनपुट मेरे सेम होते हैं तो रिजल्ट आएगा 0, अदरवाइज रिजल्ट क्या होगा, 1 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि सबसे पहले ए जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने 10 से इनिशिएट करा हुआ है और बी वेरिएबल है उसको मैंने 15 से इनिशिएट करा हुआ है। तो 10 को मुझे क्या करना होगा, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, 15 को भी मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, 10 को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों 2 का डिवाइड करते हैं। सो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर कितना हो गया, 0। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। देन 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। और बॉटम एंड से टॉप एंड पे इसको राइट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं 10 को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता हूं तो यहां पर लिख देता हूं कि जो मेरा 10 है वो किस में दे रखा है, डेसिमल में दे रखा है, उसका बाइनरी कितना हो गया, 1010 बेस 2, ये अपन ने यहां पर निकाला है। 10 के अंदर मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। फिर वापस से डिवाइड किया तो 1 टाइम रिमाइंडर आया, फिर 2 से रिमाइंडर निकाला 0, देन लास्ट के अंदर कितना बचा, 1। तो 1010 ये मेरा बाइनरी हो गया, किसका, 10 का। इसी तरह से मैं 15 का बाइनरी निकालूंगा। 15 का बाइनरी निकालने के लिए मैं यहां पर 15 का बाइनरी निकाल के दिखा देता हूं। 15 मेरा नंबर है, 2 से डिवीजन करेंगे, 7 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर अगेन डिवाइड करेंगे 3 टाइम, रिमाइंडर 1। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। नीचे से ऊपर की साइड में आप इसको राइट करेंगे, नीचे से ऊपर की साइड में राइट करेंगे तो जो मेरा 15 है डेसिमल में दिया हुआ है
उसका बाइनरी कितना हो गया 1 1 1 1 हो गया दोस्तों यहाँ पर। तो एक तो मैंने 10 का बाइनरी निकाल दिया, तो 10 का बाइनरी कितना है 1 0 1 0, और 15 का बाइनरी कितना हो गया 1 1 1 1। तो आपने यहाँ पर ए और बी को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। फिर मुझे करना क्या है, मुझे सी के अंदर ए एंड बी निकालना है। तो पहले तो मैं ए एंड बी की वैल्यू रखता हूं, फिर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं। तो यहां पर मैंने लिखा क्या 1 0 1 0 मेरा ए की वैल्यू है, 1 1 1 1 बी की वैल्यू है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है दोस्तों, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और उसका रिजल्ट किस में स्टोर करना है, सी वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, तो एंड का केस देखिए, एंड के केस में 0 एंड 1 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। 1 एंड 1 कितना होता है, 1 होता है। 0 एंड 1 कितना होता है, 0 होता है। 1 एंड 1 कितना होता है, 1 होता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं 1 0 1 0 मेरा किस में है, बाइनरी के अंदर। तो इसका रिवर्स अगर मैं देखता हूं तो सी की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी दोस्तों, यहां पर 10 मिल जाएगी, जो कि डेसिमल है। देखो इसकी रिवर्स क्या है, 1 0 1 0 मेरा बाइनरी में दे रखा है, उस बाइनरी को मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल कितना है इसका, 10 है। तो मेरा सी का रिजल्ट कितना आ गया दोस्तों, 10 आ गया। फिर दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में मुझे क्या करना है, इनपुट अपन सेम रख लेते हैं, ये मेरा इनपुट है, और मुझे और ऑपरेटर परफॉर्म करना है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो क्या करेंगे, और के अंदर अगर कोई भी इनपुट मुझे 1 मिलता है तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा दोस्तों, यहां पर 1 आएगा। और इसकी वैल्यू किस में रख दी अपन ने, डी वेरिएबल में। तो जब मेरे पास में 1 1 1 1 आ रहा है तो उसका रिजल्ट कितना हो गया दोस्तों, यहां पर 15 हो गया, 15। ठीक है, तो यहां पर अपन ने एक तो सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और एक अपन ने डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दोनों की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पर। अगर मेरा बाइनरी है 1 0 1 0 तो उसका डेसिमल 10 हो गया, और 1 1 1 1 है तो उसका डेसिमल कितना हो गया, 15। अब मुझे निकालना एक्सोर। एक्सोर के लिए कंडीशन क्या होती है, जब दोनों सेम होते हैं तब 0 आता है, और डिफरेंट होते हैं तो 1 आता है। तो चेक करते हैं अपन एक्सोर निकालने के लिए। तो मैंने सबसे पहले 1 0 1 0 ये तो एक की बाइनरी रख दी, 1 1 1 1 ये बी की बाइनरी रखी। उसके बीच में एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एक्सोर परफॉर्म करने के लिए क्या लिखा अपन ने, 0 एक्सोर 1 दैट इज 1। दोनों सेम होते हैं तो 0, डिफरेंट है तो 1, दोनों सेम है तो 0। तो 0 1 0 1 मेरा रिजल्ट आ रहा है। अब 0 1 0 1 को मुझे क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने 0 1 0 1 लिखा यहां पर। देन बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 3 लिखा। 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है 1, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 रेज टू पावर 2 4, 2 रेज टू पावर 3 8। अब यहां पर जो 1 है उसकी जगह मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बेसिकली 0 से भी करना है मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो 4 + 1 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया। और इसकी वैल्यू अपन ने किस वेरिएबल में स्टोर कर दी, ई वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सी जो मेरा वेरिएबल है उसकी रिजल्ट आया 10, डी वेरिएबल है उसका रिजल्ट आ गया 15, और जो ई वेरिएबल है उसका रिजल्ट क्या है 5 है। तो इस तरह से बिटवाइज ऑपरेटर्स को आप सोल्व कर सकते हैं। तो बिटवाइज में बेसिकली 6 ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहला बिटवाइज एंड, देन सेकेंड बिटवाइज और, थर्ड बिटवाइज एक्सोर, फोर्थ होता है आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट, फिफ्थ होगा राइट शिफ्ट, एंड सिक्स्थ वन इज वंस कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 5 में अपन ने
3 ऑपरेटर्स को यूज करा है, और जो ऑपरेटर्स हैं वो किस पे काम करता है, बाइनरीज के ऊपर काम करता है। बाइनरीज के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो मेरा नंबर दे रखा होगा, अगर वो नंबर डेसिमल में दे रखा है तो उसको सबसे पहले मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद में मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। ऑपरेशन का जो रिजल्ट आएगा वो बाइनरी में आएगा, और बाइनरी को फिर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करके और इस परसेंटेज डी पे प्रिंट करना है। परसेंटेज डी का मतलब होता है डेसिमल या इंटीजर वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो। यस, परसेंट बड़ा हो गया, बट यहां पर अपन ने मल्टीपल क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ओके, यहां पर अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैंने एक क्वेश्चन को समझाने के लिए अगर मैं अलग अलग था तो वो भी बेटर होता, लेकिन उसके लिए मुझे 3 क्वेश्चन बनाने पड़ते। तो मैंने क्या किया, 3 क्वेश्चन को कंबाइन करके एक सिंगल क्वेश्चन बना दिया पहला। ठीक है, क्वेश्चन समझ डिवाइड भी कर सकता हूं छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन मैंने क्या किया यहां पर, समझ में आया आपको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास में लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट शिफ्ट ऑपरेटर है और वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है। आशीष कह रहा है इससे पहले क्वेश्चन में आपने बाइनरी में कन्वर्ट नहीं किया, प्लीज एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 4th नंबर क्वेश्चन? एक बार वापस से आता हूं, क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में दोस्तों बाइनरी 0, देन 2 raised to power 1, देन 2 raised to power 2 एंड 2 raised to power 3। 2 raised to power 0 कितना होता है, 1, देन 2, देन 4 एंड देन 8। तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 4 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और 8 + 2 कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पर 10 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से अगर मुझे 15 का निकालना है तो 15 का भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 1 1 1 रखेंगे। ठीक है, इसको आप लिखिए 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3। 2 raised to power 0 कितना होता है, 1 2 4 8, करिए मल्टीप्लाई। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, देन 8। सबको सम अप कर देंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आशीष आपको समझ में आया होगा। यहां पर मैंने 5 को भी कन्वर्ट कर दिया है बाइनरी टू डेसिमल। ओके, और बाइनरी जो 15 का था उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करा है, और जो 15 है उसको भी अपन ने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो भी बाइनरी टाइप की ऑपरेटर्स हैं। इसमें अपन ने बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट यूज करा है, बाइनरी राइट शिफ्ट यूज करा है, और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट यूज करा है। तो इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्टली फॉर्मूले से सोल्व करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा अगर मुझे लेफ्ट शिफ्ट को सोल्व करना है, राइट शिफ्ट को सोल्व करना है, या वंस कॉम्प्लीमेंट को सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं। सबसे पहले मुझे लेफ्ट शिफ्ट सोल्व करना है। लेफ्ट शिफ्ट के लिए आप डबल लेस देन सिंबल का यूज करते हैं दोस्तों। यहां पर आप फॉर्मूला यूज करेंगे कि जो मेरा नंबर दे रखा है उस नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 raised to power बिट्स शिफ्टेड से। ओके, नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 raised to power बिट्स शिफ्टेड। ये मेरा फॉर्मूला हो गया लेफ्ट शिफ्ट के लिए। इसी टाइप से आप राइट शिफ्ट का फॉर्मूला लिखेंगे। राइट शिफ्ट का फॉर्मूला क्या कहता है, आपको नंबर को डिवाइड करना है 2 raised to power बिट्स शिफ्टेड से, 2 raised to power बिट्स शिफ्टेड से। और इसी टाइप से थर्ड फॉर्मूला बनता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लगाएंगे आप यहां पर, और देन नंबर +1 लिखेंगे, नंबर +1 लिखेंगे दोस्तों। तो 3 आपके पास में सिंबल्स अपन यहां पर यूज कर रहे हैं अलग अलग। लेस देन, इसे अपन कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट।
ग्रेटर देन दोनों ग्रेटर देन आ रहे हैं, तो राइट शिफ्ट, और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए टिल्ड सिंबल, TILDE टिल्ड सिंबल का यूज करते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए की वैल्यू 10 है, ठीक है। B इज इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट बाई 2, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, तो लेफ्ट शिफ्ट में क्या करना है दोस्तों? मल्टीप्लाई करना है। राइट शिफ्ट में क्या करना है दोस्तों? डिवाइड करना है। और वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है? माइनस ऑफ नंबर प्लस 1 लिखना है, ठीक है। इन तीनों फॉर्मूले को अपन यहां पर यूज करते हैं, देन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो B जो मेरा स्टेटमेंट है, B इज इक्वल टू क्या है? A को लेफ्ट शिफ्ट करो 2 बिट से, और A की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहां पर A की वैल्यू है 10 मल्टीप्लाई करिए 2 रेज टू पावर 2 से, क्योंकि बिट्स कितनी शिफ्ट करनी है? 2 बिट्स शिफ्ट करनी है, तो 2 रेज टू पावर 2 कितना हो गया दोस्तों? यहां पर 4 हो गया, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 40। इसी टाइप से जो C का रिजल्ट है वो मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज A राइट शिफ्ट बाय 2। तो 10 को आपको डिवाइड करना है 2 रेज टू पावर 2 से, सो 10 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइड करने के बाद में यहां पर रिजल्ट कितना आता है? 2 आएगा। इसी टाइप से जो मेरा D वेरिएबल है उसमें मैंने क्या किया? वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, फॉर्मूला लगाई यहां पर माइनस ऑफ नंबर, नंबर में क्या लिखेंगे? A की वैल्यू लिखेंगे दोस्तों। यहां पर A की वैल्यू क्या है? 10 प्लस 1 किया तो दोस्तों यहां पर कितना आ गया? माइनस के 11 आ गया। तो C का रिजल्ट मेरा 2 है, D का रिजल्ट -11 है, और B का रिजल्ट मेरा 40 है। तो B प्रिंट करना है सबसे पहले, उसके बाद में C प्रिंट करना है, उसके बाद में D प्रिंट करना है। तो 40 मेरा एक रिजल्ट आ रहा है, यस 40 आ रहा है, फिर सेकेंड रिजल्ट आ रहा है 2, फिर थर्ड रिजल्ट आ रहा है -11। तो पहला इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, 42 एंड देन -11। यहां पर देख सकते हैं मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया है। पहला आपने आंसर गलत दिया है, 40 सही है, बट नेक्स्ट आपने लिखा 59 जो कि गलत है। तो 5 की जगह क्या आएगा? 2, और यहां पर -11। तो फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यहां पर अप्लाई किया है। लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला है नंबर, जो भी नंबर दे रखा है, जो भी आपने वेरिएबल लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रेज टू पावर बिट शिफ्टेड से। इसी टाइप से राइट शिफ्ट में मुझे क्या करना है? जो भी नंबर दे रखा होगा उसको डिवाइड करेंगे 2 रेज टू पावर बिट शिफ्टेड से, और वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए माइनस ऑफ नंबर प्लस 1। आशीष कह रहा है कि A अगर लेफ्ट शिफ्ट बाय करता हूं मैं 3 तो क्या होगा? तो आशीष यहां पर देखिए, अगर A लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 करते हैं, A इज इक्वल टू A लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 करते हैं, तो A की वैल्यू मेरी 10 दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 रेज टू पावर 3 से, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा दोस्तों? 80 आ जाएगा, ठीक है। अगर A को आप लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 3 बिट से, तो 2 रेज टू पावर 3 लिखेंगे, और 2 रेज टू पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। तो 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आशीष कितना आएगा? 80 आएगा। अगर मुझे A राइट शिफ्ट बाय 3 करना है तो देखना क्या होगा? A को अगर मुझे राइट शिफ्ट करना है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं अपन, कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, D के बाद में E लिख दिया, और ये मेरा F वेरिएबल। A को राइट शिफ्ट करना है 3 बिट से, तो क्या लिखेंगे? 10 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 3, तो 10 डिवाइडेड बाय 8 करा तो कितना आ गया दोस्तों? 1 आ गया, ठीक है। ओके ग्रेट। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके फॉर्मूलेज वगैरह समझ में आए होंगे। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, राइट शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के अंदर ही अपन ने 3 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट भी कर लिया, राइट शिफ्ट भी कर लिया, और वंस कॉम्प्लीमेंट भी अपन ने निकाल लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो बेसिकली इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पार्ट है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे यूज करें देखते हैं यहां पर। इंक्रीमेंट, जैसे मान लीजिए कि मेरा एक वेरिएबल है, पहले मैं समझा देता हूं कंसेप्ट, उसके बाद में अपन क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि मेरा एक वेरिएबल है इंटीजर, A की वैल्यू मैंने रखी 10। अगर मैं यहां पर लिखता हूं A प्लस प्लस, तो A प्लस प्लस का मीन क्या होता है दोस्तों? यहां पर A इज इक्वल टू A प्लस 1, A इज इक्वल टू A प्लस 1।
ए की वैल्यू में मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है। ओके, ए की वैल्यू में मुझे 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो ए की वैल्यू क्या है, 10 है। 10 में एक इंक्रीमेंट करा, कितना हो गया, 11। ठीक है, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, इंटीजर a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 10 और इसको मैं करता हूं प्लस प्लस a। तो इस वाले प्लस प्लस a में भी अपन क्या करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखेंगे। तो a की वैल्यू क्या है, 10 दे रखी है, 10 में आपने एक इंक्रीमेंट करा तो 11 हो गया। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अगर आप प्लस प्लस बाद में लगाते हैं, प्लस प्लस बाद में लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, पोस्ट फिक्स कहते हैं। और प्लस प्लस पहले लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, प्री फिक्स कहते हैं। तो यहां पर चाहे मैं a प्लस प्लस लिखूं या प्लस प्लस a लिखूं, दोनों का रिजल्ट अभी कितना आना है, 11 11 आना है। क्यों आना है, क्योंकि a की वैल्यू में आपको 1 से इंक्रीमेंट करना है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन दे रखा है, उस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है, क्वेश्चन में मैंने इस प्लस प्लस a का रिजल्ट किसी और वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, तो प्लस प्लस a क्या है, मेरा प्रीफिक्स है। प्लस प्लस a क्या है, मेरा प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि जो वेरिएबल इस प्लस प्लस के साथ में बाइंडेड है उसमें पहले इंक्रीमेंट करो। सबसे पहले क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, और उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मुझे बी वेरिएबल में स्टोर करना है। ये होता है प्रीफिक्स का केस। देखिए a की वैल्यू मेरी क्या है, 10। इस स्टेटमेंट को, जो सिंगल स्टेटमेंट है, इसको मैं इस तरह से ब्रेक करूंगा। सबसे पहले a की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करो दोस्तों, जो रिजल्ट आया a का अपडेटेड उसको b में स्टोर कर दो। तो ये जो सिंगल स्टेटमेंट है ना, इसको मुझे ये 2 स्टेटमेंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया समझने के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले इंक्रीमेंट करना होता है और जो रिजल्ट आएगा उसको दूसरे वेरिएबल में आपको स्टोर करना है, जो कि मेरा बी वेरिएबल है। इस क्वेश्चन में मैंने बी वेरिएबल लिया है तो बी में मैंने स्टोर करा है। तो a की वैल्यू में दोस्तों यहां पर इंक्रीमेंट करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 10। 10 में एक इंक्रीमेंट करा तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई। और b के अंदर भी मुझे क्या करना है, जो अपडेटेड वैल्यू उसको स्टोर करना है, जो कि क्या है, 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर C आएगा। 7th का आंसर क्या है, C। आशीष आपने सही आंसर दिया है, प्रहलाद आपने भी सही आंसर दिया है। प्रहलाद कह रहा है गुरुजी आज पहली बार पढ़ रहे हैं तो गलतियां हो जाती है। कोई बात नहीं प्रहलाद जी, कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छा ही मिलेगा। यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर फर्स्ट असाइन वैल्यू आफ्टर सेल्फ इंक्रीमेंट। यस आशीष, पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले मुझे असाइनमेंट करना है जो भी वेरिएबल है, और उसके बाद में उसकी वैल्यू में मुझे इंक्रीमेंट करना होगा। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें मैंने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंटेशन करा है। तो दोस्तों इस वाली लाइन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, b के अंदर a की वैल्यू स्टोर करना है और उसके बाद में a की वैल्यू में 1 से इंक्रीमेंट करना है। तो सिंगल स्टेटमेंट को दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट में ब्रेक कर दिया है। राहुल वो वाला केस भी अपन डिस्कस करेंगे जो आपने लिखा है, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप इसको समझ लीजिए, b इज इक्वल टू मैंने a लिखा है और a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिखा है। तो b इज इक्वल टू a लिखने का मतलब क्या हो गया, b की वैल्यू में a की करंट वैल्यू आ जाएगी जो कि मेरी 10 है, जो कि मेरी 10 है। और फिर उसके बाद में a की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट करेंगे 10 प्लस 1 जो कि मेरा कितना हो गया, 11। तो a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 10 है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आशीष कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी होगा। आशीष क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है। देखो पहले मैंने a को प्रिंट करा, a की वैल्यू कितनी हो गई, 11 हो गई, और b की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 10, क्योंकि मैंने असाइन पहले कर दिया a की वैल्यू को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब राहुल जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, उसको सोल्व कर लेते हैं। राहुल जी ने क्वेश्चन पूछा है कि a की वैल्यू यूजर ने 1 दे रखी है, ठीक है, और फिर इन्होंने कहा है कि a प्लस प्लस उसके बाद में प्लस लगाओ, फिर प्लस प्लस a करना है। एंड राहुल जी इसका जो रिजल्ट है वो क्या मैं b में स्टोर कर दूं? आपने स्टेटमेंट सही नहीं लिखा है,
बट आई कैन जस्ट राइट कि इसको मुझे बी में स्टोर करना है। गुड इवनिंग तप्पू। तो बी में स्टोर कर देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट क्या आएगा वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको। देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखता हूं कि मैंने यहाँ पर पोस्ट फिक्स भी यूज कर रखा है, मैंने यहाँ पर प्री फिक्स भी यूज कर रखा है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आप यहाँ पर पोस्ट फिक्स ऑपरेशन में ए की वैल्यू 1 ही रख देंगे। ठीक है, मुझे इंक्रीमेंट नहीं करना है क्योंकि ये पोस्ट फिक्स है। इंक्रीमेंट कब करेंगे? जब आप पूरी कैलकुलेशन करने के बाद में असाइन कर देंगे, असाइन करने के बाद में आप इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 1। बट इस जगह पे प्लस प्लस ए करते हैं, तो यहां पर ए की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 2 हो गई। तो मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं 16 बिट कंपाइलर के अकॉर्डिंग। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। तो 16 बिट कंपाइलर पे इसका रिजल्ट क्या आएगा? ए की वैल्यू अपन ने 1 रखी है, यहां प्री इंक्रीमेंट है, तो यहां पर कितना हो गया? 2। और जो लास्ट वैल्यू है ए की, वो आपको वापस से रिप्लेस करना है, तो यहां पर वापस क्या रख दिया? 2 कर दिया। जो लास्ट वैल्यू है ए की 2, वो अपन ने यहां पर भी 2 रख दी, क्योंकि जो लास्ट वैल्यू होगी ए की वही आपके पास में प्री जो वेरिएबल होगा उसमें आप असाइन करेंगे। तो जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4। बी तो 4 हो गया, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगी? तो दोस्तों यहां पर ए की वैल्यू लास्ट में 2 थी और एक इंक्रीमेंट बाकी रह गया जो पोस्ट फिक्स है, तो वो इंक्रीमेंट भी तो मुझे करना पड़ेगा। तो उस इंक्रीमेंट को करने के लिए मैंने यहां पर एक इंक्रीमेंट करके ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। तो ए का रिजल्ट कितना आ गया? 3 आ गया, और बी का रिजल्ट दोस्तों यहां पर कितना आ गया? 4 आ गया। राहुल जी, आपको समझ में आया कैसे अपन ने इसको सोल्व करा है? क्योंकि यहां पर आपने जो क्वेश्चन दिया उसमें पोस्ट फिक्स ऑपरेशन को भी कंबाइन करा है और प्रीफिक्स को भी कंबाइन करा है, तो दोनों केस मैंने लेके यहां पर इसको सोल्व करा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। राहुल जी रिप्लाई करिए। ठीक है, और भी कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, बट अभी अपन अपने वाले स्लाइड के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ %d एक साइन लगाया हुआ है, फिर उसके बाद में एक प्रिंट एफ लिखा है, और देन उसके बाद में मैंने नेम लिखा है। तो प्रिंट एफ मेरा एक फंक्शन है। प्रिंट एफ क्या मेरा एक फंक्शन है जो क्या करता है? जो भी स्ट्रिंग आप इसमें लिखेंगे उस स्ट्रिंग को प्रिंट करेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? अपना नेम प्रिंट कर रहा हूं। तो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है वो क्या करेगा? मेरा नेम प्रिंट कर देगा एज इट इज। तो LALIT ललित, एंड देन MATOLIY। प्रिंट एफ का काम है प्रिंट करना, तो उसने प्रिंट कर दिया। जैसी आपकी स्ट्रिंग है वैसी स्ट्रिंग इसने प्रिंट कर दी। तो ललित माटोलिया के नाम से स्ट्रिंग है, तो वो मैंने प्रिंट कर दी। लेकिन ये जो प्रिंट एफ है वो क्या करता है? कितने करेक्टर आपने स्क्रीन पे प्रिंट करें, टोटल नंबर ऑफ करेक्टर्स आपने स्क्रीन पे कितने प्रिंट करें, वो रिटर्न करेगा। ओके, तो टोटल करेक्टर्स कितने मेरे नेम के अंदर? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो दोस्तों यहां पर क्या आ जाएगा? आगे 13 भी प्रिंट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी कौन सा दिख रहा है आपको इसमें? ऑप्शन नंबर बी आएगा, न कि ए। ओके, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है वो तो प्रिंट करेगा अपना काम। वो क्या करेगा? जो आपको टेक्स्ट दे रखा है उसको प्रिंट करेगा। तो टेक्स्ट अगर आपको हेलो दे रखा है तो हेलो प्रिंट करेगा, और कोई नेम दे रखा है तो नेम प्रिंट करेगा। तो मेरे क्वेश्चन में नेम क्या है? मेरा नेम है, ठीक है, विद सरनेम। और उसके बाद में इस %d ने क्या प्रिंट करा? इस %d ने प्रिंट करा कि टोटल करेक्टर्स आपने कंसोल स्क्रीन पे कितने प्रिंट करें। तो मेरे नेम के अंदर टोटल करेक्टर कितने हैं दोस्तों? 13 है, 1 3। तो मेरा आंसर क्या आ गया? सबसे पहले मेरा नेम प्रिंट हो गया, उसके बाद में 13 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर स्कैनफ फंक्शन यूज करा है। स्कैनफ फंक्शन का काम क्या होता है? सी के अंदर अगर मुझे रन टाइम पे वैल्यू इनपुट करना है तो उसके लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का यूज करता हूं। स्कैन करनी है वैल्यू को, तो स्कैन करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। प्रिंट करने के लिए मुझे प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो स्कैन करने के लिए मैंने ए बी एंड सी 3 मेरे वेरिएबल है। अब 3 वेरिएबल की वैल्यू में कुछ भी पिक करूं, लेकिन इस स्कैनफ फंक्शन ने
क्या वैल्यू रिटर्न करी है वो प्रिंट करना है मुझे, क्योंकि प्रिंट एफ ने तो प्रिंट करा और उसने क्या रिटर्न करा, कितने करेक्टर आपने स्क्रीन पे प्रिंट करे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, तो वो क्या प्रिंट करा था, ललित माटोलिया, और देन 13 प्रिंट करा। लेकिन स्कैनफ फंक्शन का काम क्या है, इनपुट लेना। तो दोस्तों यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन कितनी वैल्यू इनपुट कर रहा है, 3 वैल्यू इनपुट कर रहा है। तो मेरा आंसर क्या होगा, ये प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेगा, 3 प्रिंट करेगा, क्योंकि स्कैनफ फंक्शन रीड करने के लिए काम में आता है और प्रिंट एफ फंक्शन राइट करने के लिए काम में आता है। प्रिंट एफ राइट कहाँ करता है, कंसोल पे, जो आपकी ब्लैक स्क्रीन होती है ना उस पे राइट करता है, ठीक है, या जो भी आपने व्हाइट कलर का रखा है तो व्हाइट स्क्रीन पे प्रिंट होगा, ब्लैक का रखा है तो ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो स्कैनफ का काम क्या होता है, टू स्कैन द वैल्यू। इस स्कैन करते टाइम पे आपने ए बी सी की क्या वैल्यू रखी है उस पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन स्कैनफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो आपको प्रिंट करना है। तो स्कैनफ फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 3 वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि 3 वैल्यू आपने यूजर से इनपुट करी है। तो 3 वैल्यू यूजर से इनपुट करते हैं तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पर प्रिंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। ग्रेट। ना क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें हमें क्या दे रखा है, एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल दे रखा है CH और एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है I, और जो मेरा CH वेरिएबल है उसको मैंने कैपिटल G से इनिशिएट करा हुआ है, और कैपिटल G से मुझे कैपिटल A को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो वैल्यू आएगी उसको मुझे I के थ्रू प्रिंट करना है। ये मेरा क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास के अंदर ASCII, ASCII, जिसे अपन कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर मैंने कुछ सिंबल्स के बारे में बताया था कि अगर मैं 65 से लेके 90 तक मेरे इंटीजर नंबर्स है तो उसको आप कैपिटल A से कैपिटल Z तक आप रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर मेरे पास में 97 से लेके 122 तक कोई नंबर है तो उसको मैं स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक राइट करूँगा, और अगर नंबर मेरे पास में 48 से लेके 57 तक है तो उसको मैं दोस्तों 0 से लेके 9 तक रखूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन में मुझे CH की वैल्यू कैपिटल G दे रखा है, तो मैं सबसे पहले सिंबल्स लिख लेता हूं कि 65 की वैल्यू दोस्तों मेरे पास में कैपिटल A है, 66 की वैल्यू मेरे पास में कैपिटल B, 67 कैपिटल C, 68 कैपिटल D, 69 E, 70 F और 71 दैट इज G। तो सिंगल कोट के अंदर आपको G दे रखा है और मुझे वैल्यू क्या किस में स्टोर करना है, इंटीजर के अंदर स्टोर करना है दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर G की इंटीजर वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों, 71 हो गई। उसमें से मुझे A की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है दैट इज 65। 71 में से आप 65 को लेस करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और 6 ऑप्शन कौन सा है मेरा, बी। 71 में से अगर आप 65 लेस करते हैं तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, बी हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली ASCII के ऊपर डिपेंडेंट है। ASCII को अपन कहते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कुछ नंबर्स की ASCII वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, ये वैल्यू है वो करेक्टर्स है, तो रेस्पेक्टिव वैल्यूज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ASCII है, टर्म्स वो इंपॉर्टेंट होती है। ओ राहुल ने कहा है, सो डू वी हैव टू लर्न ASCII वैल्यू ऑफ ऑल करेक्टर्स टू आंसर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। नो नो, आपको सारे वैल्यू नहीं रीड करना है राहुल, यू कैन जस्ट रिमेंबर दीज 3 केसेस। ओके, 65 से लेके 90 तक आप कैपिटल A टू कैपिटल Z लिखिए, 97 से लेके 122 तक आप स्मॉल a टू z लिखिए, और 48 से लेके 57 तक 0 to 9 लिखिए। बाकी अदर करेक्टर्स है वो अलग टाइप के होते हैं। इन 3 को तो आप याद कर सकते हैं। यस राहुल।
इन 3 को तो याद कर सकते हैं आप, इस सीक्वेंस को, तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर आंसर निकाल लेंगे राहुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 11 अपना कंप्लीट होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कह रहा है कि इफ इंटीजर नीड्स 2 बाइट्स ऑफ स्टोरेज, अगर मेरा एक इंटीजर वेरिएबल है और इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट लेता है, किसके अंदर लेता है इंटीजर वेरिएबल 2 बाइट? 16 बिट कंपाइलर पे लेता है। अगर मैं कंपाइलर चेंज कर दूं 32 बिट का, तो मेरी इंटीजर की साइज है वो भी बढ़ जाती है। इंटीजर की साइज उस केस में कितनी हो जाएगी? 4 बाइट हो जाएगी, और 4 बाइट के अंदर कितना होता है? 32 बिट्स होता है। इस क्वेश्चन में जो पूछा गया वो 2 बाइट्स के लिए पूछा गया है, तो 2 बाइट्स के लिए मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है अनसाइंड इंटीजर की। तो दोस्तों मैं यहां पर दोनों केस बता देता हूं। साइंड इंटीजर की अगर अपन बात करते हैं, साइंड INT, साइंड इंटीजर, तो उसके लिए फॉर्मूला आता है -2n-1 टू प्लस 2n-1 देन होल -1, वेयर n is equals to number of bits, n is equals to number of bits। तो 2 बाइट्स के लिए अगर मुझे निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 16 बिट्स हो जाएगी, और यहाँ पर नंबर ऑफ बिट्स मुझे लिखना है, नंबर ऑफ बिट्स मुझे लिखना है, तो आप रखिए -2⁻16 - 1 प्लस 2⁻16 - 1 देन होल -1। तो इसको आप लिखेंगे तो 2⁻15 हो गया, से लेके प्लस 2⁻15 देन होल -1। तो -2⁻15 क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू, और 2⁻15 - 1 क्या हो गया? मेरी मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हो गया साइंड के केस में। ओके, यस आशीष, अभी के लिए मेरे पास में ये साइज है। ओके, कल मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा फ़ॉन्ट साइज, वो ड्यू टू प्रोग्राम की लेंथ के अकॉर्डिंग फ़ॉन्ट साइज वो कम हो गई थी। ओके, अभी वाली स्लाइड के ऊपर साइज आई थिंक दिख रही होगी आप लोगों को। तो अगर साइंड इंटीजर लेता हूं मैं, तो साइंड इंटीजर का जो मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? -2⁻15, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2⁻15 देन -1। ठीक है, ये तो हो गया साइंड। लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में मुझे पूछ रहा है अनसाइंड इंटीजर। तो दोस्तों अनसाइंड इंटीजर का फॉर्मूला ये होता है, आप लिखेंगे 0 to 2n देन होल -1, वेयर n is equals to number of bits, n is equals to number of bits। तो आप लिखेंगे 0 to n की वैल्यू कितनी हो गई? 16, 2⁻16 देन -1। तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? 0, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 2⁻16 -1। क्वेश्चन में क्या पूछा है? 2⁻16 -1। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 2⁻16 -1 इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। अनसाइंड के केस में आप 0 से लेके 2⁻n - 1 तक लिखते हैं, और साइंड के केस में मेरा जो फॉर्मूला बनता है वो ये वाला फॉर्मूला बनता है। अगर साइंड में पूछे तो मिनिमम वैल्यू होती है -2⁻15, और मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस 2⁻15 - 1। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 छोटा क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट वेरिएबल टाइप नहीं है। तो दोस्तों अगर मुझे फ्लोट टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो मैं फ्लोट लिखता हूं, फ्लोट एंड देन a इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने 3.5 लिख दिया, तो फ्लोट आप यूज करते हैं? यस करते हैं। बट रियल मेरा कोई वेरिएबल नहीं होता, कोई वेरिएबल का टाइप नहीं है। इंटीजर अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो इंटीजर a इज इक्वल टू, मैंने 10 लिखा, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। मुझे डबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, डबल क्या होता है? फ्लोट का डबल होता है, तो डबल d इज इक्वल टू मैंने 10.5 लिख दिया। और जो करेक्टर वेरिएबल है उसको मैंने लिखा CHR, CH मेरा एक वेरिएबल हो गया, उसको सिंगल कोट a से मैंने इनिशिएट कर दिया। बट रियल यहाँ पर मेरा करेक्ट वेरिएबल टाइप नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि कंडीशनल ऑपरेटर्स का करेक्ट सिंटैक्स क्या है। तो दोस्तों कंडीशनल ऑपरेटर्स होते क्या है, पहले तो वो अपन देख लेते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर,
कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे अपन यहां पर कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर के लिए सिंबल यूज होता है क्वेश्चन मार्क एंड देन कोलन साइन। क्वेश्चन मार्क एंड कोलन साइन मेरा टर्नरी ऑपरेटर हो गया। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिखा, ए की वैल्यू मेरी क्या है 10 है, बी की वैल्यू मैंने रखी 20 और एक मेरा वेरिएबल है सी। उस सी वेरिएबल में मैंने एक सेंटेक्स लिखा, ए छोटा है क्या बी से, अगर छोटा है तो ए की वैल्यू प्रिंट करो, अदरवाइज बी की वैल्यू प्रिंट करो। और देन सिंपली मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू को प्रिंट करना है। सी इज इक्वल टू परसेंटेज डी लिखा और देन सी की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करा। ये मेरा कंडीशनल ऑपरेटर है। ओके, आके आशीष आता हूँ आप वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देखिए सी इज इक्वल टू ए लेस देन बी करा, क्वेश्चन मार्क ए कोलन साइन बी हो गया। तो ए की वैल्यू 10 है, तो आप इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखेंगे, सी इज इक्वल टू 10 क्या छोटा है क्या 20 से, अगर है तो 10 प्रिंट करो, अदरवाइज 20 प्रिंट करो। तो अगर मेरा फर्स्ट पार्ट ट्रू है, अगर फर्स्ट पार्ट ट्रू है तो ये 10 को यहाँ से पिक करके और सी में स्टोर कर देगा। कब? जब ट्रू होता है। और फर्स्ट पार्ट मेरा अगर फॉल्स होता है तो सेकेंड वाली वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, टर्नरी का मतलब कंडीशन। कंडीशन क्या? मैंने एक रिलेशनल ऑपरेटर लगाया कि 10 छोटा है क्या 20 से, अगर छोटा है तो 10 मेरा आंसर होगा और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो 20 मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो क्या मेरा सिंगल कंडीशनल ऑपरेटर, एक क्वेश्चन मार्क और कोलन साइन लगाया। तो यहाँ पर आप देखिए इस वाले थर्ड वाले सेंटेक्स को, थर्ड वाला सेंटेक्स मेरा क्या लिखा हुआ है, वापस से लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क ए ग्रेटर देन सी, फिर क्वेश्चन मार्क ए कोलन साइन सी कोलन साइन बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क बी कोलन साइन सी। ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क देन कंडीशनल ऑपरेटर है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ये मेरा एक कंडीशनल बन गया और ये मेरा एक कंडीशन बन गया। तो कंडीशनल ऑपरेटर का राइट सेंटेक्स क्या है दोस्तों? कंडीशनल ऑपरेटर का राइट सेंटेक्स आपके पास में ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि कंडीशनल ऑपरेटर में आप डायरेक्टली इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। एक के अंदर जो लिखा है वो गलत है, बट ऑप्शन नंबर जो सी है, मैक्स इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन बी, फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो ये मेरा एक सिंबल हो गया, फिर कोलन साइन लगा हुआ है, फिर बी ग्रेटर देन सी और देन क्वेश्चन मार्क बी ग्रेटर देन सी, बी कोलन साइन सी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो मेरा करेक्ट आंसर है फॉर कंडीशनल ऑपरेटर। आशीष पूछ रहा है कि सर 32 बिट्स से डेटा टाइप वैल्यू एक्सप्लेन करो। 32 बिट अगर मैं लिखता हूं तो उस केस में इंटीजर की साइज क्या होगी वो मैं यहाँ पर आपको निकाल के दिखा देता हूं। तो अगर n मेरे पास में 32 है तो फॉर्मूला तो दोस्तों मैं यहाँ पर वही लगाऊंगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 2 प्लस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 देन होल माइनस 1। n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है दोस्तों, n क्या है? नंबर ऑफ बिट्स है। तो यहाँ पर n की जगह 32 लिखेंगे, 32 माइनस 1 2 प्लस 2 रेज टू पावर 32 माइनस 1 देन होल माइनस 1। इसको आप सोल्व करेंगे तो 2 रेज टू पावर 31 से लेके 2 रेज टू पावर 31 देन माइनस 1। और 2 रेज टू पावर 31 को जब आप सोल्व करते हैं तो एक बड़ी संख्या आती है, वो संख्या क्या है? -2147483648 प्लस 2147483647। ये मेरी एक रेंज है जो 32 बिट कंपाइलर के लिए यूज होती है। आशीष आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैंने यहां पर बताया है। ओके, राहुल कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी एंड देन कोलन साइन ए इज ग्रेटर। राहुल आपका क्वेश्चन है वो प्रॉपर नहीं है रिटर्न के अंदर। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है और ए और बी की जो वैल्यू आपने लिखी है उसके ऊपर आपकी कंडीशन है वो डिपेंड करती है। ठीक है, डबल एंड आपने ऑपरेटर से वो गलत यूज करा है। कंडीशनल ऑपरेटर अगर आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क और देन कोलन साइन का यूज होता है। ओके, यस आशीष, डेटा टाइप की जो साइज है वो बेसिकली कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है, कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मेरा कंपाइलर 16 बिट का है तो इंटीजर की साइज 2 बाइट होगी, और कंपाइलर अगर
32 बिट का है तो मेरा इंटीजर की साइज 4 बाइट होगी। मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं दिखने में आ रहा है। इंट करेक्टर डबल फ्लोट, इंटीजर लेता है 32 बिट पे 4 बाइट, इंटीजर की साइज ही होती है, बाकी सब सेम रहते हैं। करेक्टर 1 बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है। जावा स्क्रिप्ट नहीं यूज कर रहे हैं राहुल, अपन यहाँ पर अभी सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो सी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। यस, यू आई नो द जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली यूज फॉर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, बट वी आर जस्ट राइटिंग फॉर द सी प्रोग्रामिंग ना, तो सी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और सी के अंदर आपको वेरिएबल उसी के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट है वो बेसिकली ब्राउजर के ऊपर चलती है, और सी है वो बेसिकली आपके पास में कंपाइलर्स पे चलता है। ओके राहुल, मेरे को आपका क्वेश्चन प्रॉपर दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा अभी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स इन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनरी ऑपरेटर्स इन सी। तो यूनरी क्या होता है दोस्तों? यूनरी का मतलब है जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है उसे अपन यूनरी कहते हैं, और जो दो ऑपरेंड पे काम करता है उसे अपन बाइनरी कहते हैं। तो यहाँ यूनरी नगेशन ऑपरेटर, नगेशन ऑफ ए लिखते हैं, लॉजिकल नॉट अपन ने यहाँ पर लिखा है। एक ऑपरेटर टिल्ड सिंबल ऑफ ए, जिसे अपन टिल्ड सिंबल ऑफ ए वंस कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेट करते हैं, ये भी यूनरी हो गया। अगर मुझे किसी वेरिएबल की साइज प्रिंट करनी है तो साइज ऑफ का यूज करेंगे। अगर मुझे इंटीजर की साइज प्रिंट करनी है 16 बिट कंपाइलर पे, तो उसका रिजल्ट कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन डबल एंड जो ऑपरेटर है उसमें मुझे दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होगी, ए डबल एंड बी, ए डबल एंड बी। तो उस केस में ये क्या हो गया? बाइनरी टाइप का हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये क्या है? बाइनरी टाइप का है, बाइनरी टाइप का ऑपरेटर है। और ये जो तीनों ऑपरेटर है वो किस टाइप के हैं दोस्तों? यूनरी टाइप के हैं। यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेंड पे जो काम करता है, और बाइनरी का मतलब जो दो ऑपरेंड पे काम करता है। ओके, तो आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट आंसर है, जो कि यूनरी को रिप्रेजेंट करता है। तो यूनरी का मतलब जो सिंगल ऑपरेंड पे काम करेगा उसे यूनरी कहते हैं, और जो 2 ऑपरेंड पे काम करेगा उसे अपन बाइनरी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आउटपुट है वो अपन यहाँ पर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स अपन ने डिस्कस किया था प्लस प्लस के साथ में, और इस क्वेश्चन में माइनस माइनस के साथ में। तो x की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है दोस्तों? 4 दे रखी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स दे रखा है। तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स को आप कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों? यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करना है, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और y के अंदर फिर x की वैल्यू को इनिशिएट करना है। तो x की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी डिक्रीमेंट करके? 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3, और y भी कितना हो जाएगा दोस्तों? दैट इज x, और x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो x 3 हो गया, y 3 हो गया इस वाले स्टेटमेंट पे। लेकिन उसके बाद में आपको लिखा हुआ है z इज इक्वल टू x माइनस माइनस। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले z के अंदर x की वैल्यू कॉपी करेंगे, और फिर x की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो z के अंदर दोस्तों अभी x की वैल्यू कितनी है? 3 है। प्रीवियस स्टेटमेंट पे देखिए x की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो z में भी 3 हो गया, और x की वैल्यू डिक्रीमेंट होकर दोस्तों यहाँ पर कितनी हो गई? 2, 3, 3। तो x की वैल्यू प्रिंट करना है, कितना आएगा x की वैल्यू? 2। y की वैल्यू कितनी है? 3। z की वैल्यू कितनी है? 3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर इस तरह से आएगा, क्योंकि अपन यहाँ पर इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। ये मेरा एक पार्ट हो गया, और एक दूसरा पार्ट आपका ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में i की वैल्यू आपको दे रखी है 3, और i की वैल्यू जो 3 दे रखी है उसके बाद में लिखा हुआ है i इज इक्वल टू आई देन प्लस प्लस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा? i की जो करंट वैल्यू है सबसे पहले इस i वेरिएबल में स्टोर होगी। तो i की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके बाद में सेम वेरिएबल में आपको एक इंक्रीमेंट करना है, तो 3 में एक इंक्रीमेंट करा तो i की वैल्यू कितनी हो गई दोस्तों? यहाँ पर 4 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी।
क्योंकि सबसे पहले i की जो करंट वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, इस i वेरिएबल में स्टोर होगी, और उसके बाद में i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होकर i की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको a की वैल्यू दे रखी है 100, a की वैल्यू 100 दे रखी है, b की वैल्यू 200 दे रखी है, और मुझे c का रिजल्ट निकालना है। और यहां पर अपन ने कंपेरिजन कर रखा है, तो c इज इक्वल टू, देखो मैं सेंटेक्स को लिख रहा हूं, 100 क्या इक्वल है क्या 100 के, और फिर पाइप साइन लगा रखा है लॉजिकल और ऑपरेटर, और देन b की वैल्यू क्या 200 ग्रेटर देन है क्या 200 के। सो दोस्तों यहाँ पर ये फर्स्ट वाली कंडीशन तो हो गई आपकी ट्रू, और सेकेंड वाली कंडीशन दोस्तों यहाँ पर हो गई फॉल्स, और ऑपरेटर के अंदर ट्रू और फॉल्स होती है, तो रिजल्ट कितना आता है, ट्रू आता है, और ट्रू को सी में क्या लेते हैं दोस्तों, 1 लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले कंपैरिजन करा, फिर लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, फिर रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पर यूज करा। लॉजिकल और ऑपरेटर है, डबल डबल इक्वल साइन ऑपरेटर जो रिलेशनल ऑपरेटर है, और ग्रेटर देन साइन है जो कि आपका रिलेशनल ऑपरेटर है। आंसर समझ में आया होगा, सी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में भी अपन ने यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करा है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ लिख देता हूँ x लेस देन इक्वल टू 55, फिर उसके बाद में x की वैल्यू लिखी यहाँ पर 40, इसके ऊपर x की वैल्यू लिखी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ओके, इस तरह से मैंने इसको लिखा। अब सबसे पहले x की वैल्यू दोस्तों कितनी है, यहाँ पर 55 है, x की वैल्यू कितनी है 55, तो टॉप से मैं इसको सोल्व करूंगा। तो 55 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या, यस इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर कितना हो गया 1। फिर x की वैल्यू इनिशिएट होकर कितनी हो जाएगी, दैट इज 40, तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, 40 क्या लेस देन इक्वल टू 55 है क्या, यस दैट इज ऑल्सो 1। तो इसको सोल्व करा पहले, फिर इसको सोल्व करा, फिर इसको सोल्व करा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा, 140 एंड देन 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। राहुल जी क्या करें सर, यहाँ और की जगह एंड लगाएंगे तो एरर आएगी क्या, किस वाले क्वेश्चन में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अगर ट्रू एंड फॉल्स होती है तो दोस्तों वहाँ पर क्या आता है, फॉल्स आता है। 18 में अगर डबल एंड लगाएंगे तो एरर नहीं आएगी, उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। और के केस में ट्रू और फॉल्स करते हैं तब मेरा रिजल्ट ट्रू आता है, एंड के केस में जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है तब रिजल्ट ट्रू आएगा, ठीक है राहुल। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को अपन ने किस तरह से सोल्व करा है, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया 140 एंड देन 1। राहुल आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 18 में जो डबल एंड है वो आप रख सकते हैं। डबल एंड का कंडीशन क्या होता है, अगर मेरी दोनों वैल्यू ट्रू आती है तभी मेरा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। और फॉल्स के लिए अपन क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में मुझे एक प्रोग्राम का आउटपुट पूछ रहा है जिसमें i की वैल्यू आपको दोस्तों दे रखी है 2 और j की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो j में आपको i की वैल्यू रखी है यहाँ पर 2 और फिर प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 एंड देन 5 लिखा हुआ है, ये है। तो जब आप ब्रैकेट यूज करते हैं तो लास्ट वाली वैल्यू आपको पिक करनी पड़ती है, ओके। तो 2 और प्लस 5 करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना आएगा दोस्तों, 7 आएगा। तो जे की जो रिजल्ट है वो कितना हो गया, 7। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ असाइन क्यों नहीं होगी, फॉल्स डायरेक्टली फॉल्स असाइन नहीं होगा। फॉल्स को अपन सी में क्या लेते हैं राहुल, 0 लेते हैं, और ट्रू को अपन सी में क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, क्योंकि फॉल्स एंड ट्रू बेसिकली जावा में काम में आती है। अगर आप डायरेक्टली वेरिएबल को असाइन करते हैं तो उसे अपन बूलियन कहते हैं, लेकिन सी के अंदर ट्रू को अपन लेते हैं 1 और फॉल्स को लेते हैं 0, ठीक है राहुल। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 20 है वो सोल्व हो गया है। बाकी राहुल का जो डाउट है वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, ओके। और किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लास को कंप्लीट कर रहा हूँ।
ठीक है, आज का सेशन अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस वो लेके आएंगे, ठीक है, और जो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से भी अच्छे होंगे, और देन आप लोगों का सिलेक्शन भी होगा। तो इसी के साथ में अपन क्लास को कंप्लीट करते हैं। जय हिंद प्यारे भाइयों, ओके।